आज कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात जाननी है। ये जो वीडियोस पे इतने सारे लाइक्स आते हैं, आप लोगों में से कौन कौन से करते हैं, ये बात मुझे जाननी है। इसे बताने के लिए आप लोग सिर्फ रेड हार्ट कमेंट करें। माफ़ कीजिए, पर मेरे और राजा की शादी नहीं हो सकती, इसलिए आप इस बारे में आप या कोई और बात ना करें। उसने शांत आवाज़ में कहा, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी जो वहाँ मौजूद हर किसी ने महसूस की। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? तुम्हारे बीच कोई परेशानी है क्या? राजा, तुमने कुछ कहा क्या? फ़ोन पर बात ख़त्म करके आए राजा से उसने पूछा तो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। राजा ने कुछ नहीं कहा। अम्मा, हम हमेशा की तरह बात कर रहे थे। कोई भी बात करे, क्या वो प्यार होना चाहिए या फिर इसका मतलब ये है कि हम शादी करने जा रहे हैं? नहीं बेटा, लेकिन फिर भी तुम्हें राजा पसंद है ना? हाँ माँ, बहुत पसंद है। इस शब्द को सुनकर सबने उसे ध्यान से देखा। राजा की माँ तो बड़ी उम्मीद से देख रही थी, लेकिन अगले ही पल जो उसने कहा उससे सबका चेहरा उतर गया। मुझे एक पुलिस ऑफिसर के रूप में पसंद है, एक अच्छे इंसान के रूप में पसंद है, मेरे भाइयों के बड़े भाई के रूप में पसंद है, यहाँ तक कि मेरे अच्छे दोस्त के रूप में पसंद है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे शादी कर सकती हूँ। अगर सिर्फ पसंद करने से शादी होती तो एक लड़की कितनों से शादी कर सकती है। नहीं बेटा, तुम्हें ये सब समझ में नहीं आता। तुम छोटी हो, कुछ भी बोल रही हो। चुप रहो, मैं बड़ों से बात कर रही हूँ। एक मिनट, मुझे गलत मत समझना। आप मेरे मम्मी पापा से बात करने से पहले राजा से पूछ लीजिए क्या वह इस शादी के लिए तैयार है। क्या आपने पूछा था? उसने सहमति लिए बिना आप हमारे घर आकर बात कैसे कर सकते हैं? किसने कहा कि मैंने उनकी सहमति नहीं ली? मैंने खुद उनसे पूछा। परमेश्वरी ने आत्मविश्वास से कहा, मानो यह निश्चित हो कि उनका बेटा किसी भी हालत में उसे मना नहीं करेगा। परमेश्वरी की बात सुनकर राजा गुस्से में बोल पड़ा, ओह ऐसा है, एक और लड़की को जान से भी ज़्यादा चाहने वाला आदमी मुझसे शादी के लिए कैसे राजी हो सकता है? ऐसे लड़की को धोखा देकर मुझसे शादी करने वाला इंसान मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वरी को समझ नहीं आया कि वह अब क्या कहे। वह अस्तबद होकर खड़ी रह गई। क्या कह रही हो अदिति? राजा किसी लड़की से प्यार करता है? कौन है वह? तुम्हें कैसे पता? मुझे ही नहीं, यहाँ मौजूद बहुत लोगों को पता है। राजा किसी और से नहीं बल्कि कयाल से प्यार करते हैं। यह कहते ही सभी ने कयाल को देखने लगे। और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद सभी भाइयों और भाभियों को भी यह बात पता है, यहाँ तक कि परम अम्मा को भी सब पता है। फिर भी उन्होंने राजा और मेरे बीच शादी की बात चलाई। उन्होंने तो कयाल से भी कहा था कि मेरे लिए राजा को छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं करती तो अभी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा डर भी दिखाया। कयाल ने इसे सच मानकर राजा से दूरी बना ली थी। यह जानने के बाद राजा ने मुझसे मदद मांगी और मैंने भी उनके प्यार के लिए साथ दिया। हम दोनों ने मिलकर यह सब ठीक किया, लेकिन परम अम्मा को यह सब नहीं पता। इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे और राजा को शादी के बंधन में बांधना सही होगा। सभी रिश्तेदार परमेश्वरी को सवालिया निगाहों से देखने लगे। परमेश्वरी का चेहरा शर्म से झुक गया। अब वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। राजा उनके पास आकर बोला, आपने मुझे और मेरी ख्याल को अलग करने की कोशिश की। जब मुझे यह बात पता चला तो मैंने सोच लिया था कि आपको छोड़ दूं या नहीं, लेकिन छोड़ने का फैसला किया तो आपने एक बार फिर से सबके सामने ये तमाशा खड़ा कर दिया। इधर देखो, एक बात साफ साफ कहता हूँ, सुन लो। मेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ कयाल होगी। इसके बाद भी अगर आप कोई समस्या खड़ी करती हो तो आपको किसी और राजा को ढूंढना पड़ेगा। फिर मैं भी कयाल से शादी करके चला जाऊँगा, राजा ने सख्ती से कहा। परमेश्वरी को राजा की इस चेतावनी से कोई डर नहीं था। वह कुछ और कहने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन काली ने तुरंत आकर उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले गया। कमरे के अंदर काली और परमेश्वरी के बीच बातचीत होने लगी। काली की बातों को सुनते सुनते परमेश्वरी के चेहरे गुस्से से धीरे धीरे कम होने लगा, आखिरकार खुशी में बदल गया। वह उसकी बातों से सहमत होकर सर हिला रही थी। माफ़ कर दो अम्मा, मेरे स्वार्थ की वजह से मैंने अदिति का इस्तेमाल किया, इसलिए आज सबके सामने ये सब बोलना पड़ा।
इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ का डर तो था, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे हमेशा खुशी ही होती है। आज भी तुम हमारे घर के दामाद ही हो और ख्याल भी तो हमारी बेटी जैसी है। अदिति, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। सॉरी अम्मा, यह राजा का प्यार है और मैंने सोचा जब तक वह खुद सबके सामने नहीं कहेंगे मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, बस यही वजह थी और कोई कारण नहीं, अदिति ने समझाया। तो अब अदिति किसी से प्यार नहीं करती, यह तो साफ हो गया। अब जल्दी से एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दो। अगर तुम्हारी यह जिम्मेदारी है कि अपनी बहन के लिए अच्छा दामाद ढूंढो, 2 साल और जाने दो। इतना कहते ही सभी ने उसके चेहरे की ओर देखा। अभी अभी अनु भाभी का बच्चा होने वाला है, फिर अभी भाभी का भी बच्चा आना चाहिए। सबके साथ मिलकर मस्ती करनी है, उसके बाद ही मैं शादी करूँगी प्लीज़। इसलिए मेरी शादी की बात अब कोई मत करना। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। अरे उसकी उम्र ही क्या है, अभी से शादी करवाने की क्या ज़रूरत है? कुछ दिन और इसे हमारे घर की राजकुमारी बनकर रहने दो, इसके बाद किसी राजकुमार को ढूंढकर इसकी शादी करवा देंगे। आदि ने हंसते हुए कहा। सबने ठीक है कहते हुए हंसना शुरू किया। तभी कमरे से मुस्कान लिए हुए परमेश्वरी बाहर आई। उन्होंने सीधा अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, क्या राजा, ऐसा कैसे कह दिया तुमने? चाहे मैं गुस्से में कितना भी बोल लूँ, लेकिन तुमसे मुझे सच्चा प्यार है रे। मुझे पूरी तरह से पता नहीं था कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो। मैं तो बस डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब तुम इतनी मजबूती से कह रहे हो तो क्या मैं तुम्हें मना कर सकती हूँ? मेरा इकलौता बेटा है तू, तेरा सुख ही मेरा सुख है। अगर अब मैं इस लड़की को मना कर भी दूँ तो भी तुम मानने वाला नहीं हो, तुम इससे ही शादी करोगे। लेकिन अगर मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनी तो तुम हमें छोड़कर चले जाओगे और तुम्हारे बिन हम कैसे रह पाएंगे। इसलिए जिस लड़की से तुम्हें प्यार है उसी से तुम्हारी शादी करवाएंगे, परमेश्वरी ने कहा। उनकी बात से सभी चौंक गए। राजा और कहल को छोड़कर बाकी सबको ऐसा लगा जैसे उन्हें हार्ट अटैक आने वाला है, लेकिन सब जानते थे कि परमेश्वरी बिना वजह कोई काम नहीं करती। किसी कारण से ही उन्होंने यह फैसला लिया होगा। जब सही समय आएगा तो वह खुद ही इसका कारण बताएंगी। तब तक सबने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया। सभी लोग बातें कर रहे थे, लेकिन कौशल कुछ सोच में डूबा बैठा था। उसका चेहरा उदास और थका हुआ लग रहा था। तभी राजा उसके पास आकर बैठा। कौशल कुछ पूछने के लिए राजा की ओर बढ़ा, लेकिन तभी अक्षय और आदि भी वहां आ गए। क्या हुआ शादी के दूल्हे राजा, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? जिस लड़की से शादी कर रहे हो उससे बात नहीं हुई क्या? अक्षय ने मजाक के अंदाज में कहा। क्या शादी का दूल्हा? राजा ने हैरानी से पूछा। हाँ राजा, तुम्हें नहीं पता क्या? कल इसकी सगाई है, जल्द ही शादी करके घरवाला बनने वाला है, आदि ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर राजा ने कौशल की ओर देखा, लेकिन कौशल की नजरें राजा से मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह सर झुकाए बैठा था। लड़की कौन है? राजा ने सीधे सवाल किया। इनके घर वाले किसी लड़की को देख चुके हैं, किसी IT सेक्टर में काम करने वाली लड़की है। दूल्हे राजा ने लड़की को देखा और फौरन फिदा हो गया, इसलिए यहाँ बैठकर उनकी यादों में खोया हुआ है। अक्षय और आदि ने कौशल का मजाक उड़ाते हुए कहा, लेकिन कौशल जैसे इस दुनिया में था ही नहीं। उसका मन और ख्याल कहीं और अटका हुआ था। राजा का चेहरा भी गुस्से और बेचैनी से भरा हुआ लग रहा था। जिसने अपने प्यार को संभाल कर रखा, उनका प्यार इस तरह से टूट गया, इसमें इसका भी तो हाथ है। कौशल की शादी की बात सुनकर अदिति कैसे सहन करेगी? वह तो पहले ही टूटी हुई है। उसने मुझसे यह क्यों नहीं कहा? राजा के मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। 1 मिनट कहकर वह सबको छोड़कर कमरे में चला गया। वहीं पर अदिति, अभी, कयाल और अनु सभी मौजूद थे। कयाल को भी अभी अभी अनु के माध्यम से कौशल की शादी की बात पता चली थी। वे सभी इस बारे में बातें कर रहे थे। तभी राजा कमरे में आया। आओ, अदिति ने खड़े होकर कहा। यहाँ क्या हो रहा है? कौशल की सगाई की बात चल रही है और तुम यहाँ मजे में बैठे हो। अभी अनु, तुम लोगों को इस बारे में पता था या नहीं?
राजा ने गुस्से में पूछा। पता है, अनु ने जवाब दिया। पता है, फिर भी तुम लोग चुपचाप बैठे हो। तुम्हें पता है ना कौशल अदिति से कितना प्यार करता है। तुम लोगों ने यह नहीं सोचा कि अदिति इस बात को कैसे सहन करेगी। राजा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बात यह है कि और फिर अभी ने सब कुछ बताया, कैसे अदिति ने सबसे यह बात छिपाने की कसम ली थी, कसम खाई है। सब कुछ छिपाकर रखने की जरूरत क्या है? तुम दोनों का प्यार संभाल कर रखा और अब अलग होने की बात कर रहे हो। यह मुझसे कभी नहीं होगा। मैं अभी जाकर कौशल से सब सच बता दूंगा और उस सगाई को रोक दूंगा। राजा गुस्से में वहां से जाने लगा। तभी अचानक अदिति राजा के पैरों पर गिर पड़ी। यह सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि वहां मौजूद सभी के लिए एक बड़ा झटका था, जिसने कभी किसी के सामने हाथ तक नहीं फैलाए, जो हमेशा अपनी हंसी से सबका दिल जीतती रही। आज वही लड़की किसी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रही थी। यह किसी से सहन नहीं हुआ। अदिति, सभी ने घबराकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अदिति हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ी हो गई। इस बात को छोड़ दीजिए, किसी से भी शादी हो जाए उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? किसी से भी, उस किसी से जिससे तुम जान से ज़्यादा चाहती हो, इसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं? अब ये बातें मायने नहीं रखती। उसने मेरे संस्कारों और मेरे चरित्र को नीचा दिखाया, मेरे परवरिश को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। उसकी समझ मेरे दिल तक नहीं पहुंचती। उसी वक्त मेरा प्यार भी मर गया और मैं भी। यहाँ बस अदिति नाम की लड़की है जो सिर्फ आदि के परिवार की एक बेटी है। वो दीवानी अदिति जिसने उसे अपनी जिंदगी माना, वो अब नहीं है। उसने अपनी एक बात से ही मुझे मार डाला। अगर सिर्फ मेरे प्यार को ही देखकर चुप रहती तो क्या ये सही होता? अगर मेरा परिवार जिसने मुझे इतना कुछ सिखाया उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। उसने बात बात में मेरी जिद, मेरा गुस्सा सब जगा दिया। अब ये गुस्सा ही नहीं, ये नफरत भी नहीं है और कुछ नहीं है। पहले उसे देखने की तरफ होती थी, अब उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी मिट्टी के ढेर को देख रही हूँ। मेरा मन पूरी तरह से बदल गया है। अब अगर आप या कोई और भी बोले तो मुझे वह नहीं चाहिए, इसलिए इसे यहीं छोड़ दीजिए। अदिति की बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। अदिति इतनी कठोर बातें करने वाली नहीं थी। उसकी हर बात हमेशा प्यारी और अपनापन से भरा होता था। आज उनकी बातों में ऐसा जहर था कि कोई भी समझ सकता था कि कौशल की बातों ने उसे कितना गहरा आघात पहुंचाया है। अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो मेरे पैरों में क्यों गिरी? मैं इसलिए आपके पैरों में गिरी, मुझे डर है कि अगर मेरे भाइयों और परिवार को यह बात पता चल गई तो वो कौशल से जाकर कुछ कहेंगे और फिर मेरा और कौशल का ज़बरदस्ती रिश्ता तय कर देंगे। मैं उनकी बातों का विरोध नहीं कर पाऊंगी। मैंने कसम खाई है कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी जिन्हें वो चुनेंगे। पहले मैंने कितने दिन सिर्फ उनके साथ जीने की दुआ की थी, लेकिन अब इस दुआ की सबसे बुरी सज़ा वही लगती है, उनके साथ ज़िंदगी बिताना। प्लीज़ मुझे इस सब से बचा लीजिए। अदिति की आंखों में आंसू थे और उसकी बेबसी ने सबको मौन कर दिया। मुझे नरक मत दीजिए प्लीज़, इतना कहकर अदिति वहाँ से चली गई। अदिति की बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी का दिल टूट गया। उतना ही गुस्सा कौशल पर भी आया। बच्चों की तरह ऐसा कर बैठा, पागल कहीं का। यह सोचकर उन्हें अफसोस हो रहा था, पर उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अनु के जाने का वक्त आ गया। अनु के जाने का दुख और अदिति की हालत दोनों मिलकर उसके मन को बेचैन कर रहे थे। सभी लोग सामान्य रूप से बातें कर रहे थे और अदिति भी सभी से हंसकर बोल रही थी, लेकिन अभी समझ रही थी कि अदिति के दिल में क्या चल रहा है। भले ही कौशल ने कितना भी गलत कहा हो और अदिति गुस्से में हो, पर कौशल की सगाई की बात से उसका दिल जरूर टूटा होगा। यही सोचकर अभी अदिति के साथ ही रही, लेकिन दोनों ने इस मुद्दे पर एक दूसरे से कोई बात नहीं की। सुबह का समय कई तरह के उत्साह और हलचल से भरा हुआ था। सभी कौशल की सगाई की पूरी तैयारी में लगे हुए थे। अदिति ने अपनी माँ से कहा कि वह इस समारोह में नहीं जाना चाहती, पर घर वालों ने उनकी बात नहीं सुनी। उनके लिए कौशल अपने घर का बेटा ही था।
और वे सबको साथ लेकर ही जाना चाहते थे। आखिरकार अदिति के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने एक सादा सलवार सूट पहना और सबके साथ चल पड़ी। अदिति की दादी ने उसे साड़ी पहनने के लिए कहा तो अदिति बोली, अरे दादी, सगाई मेरी थोड़ी है, वो तो उनकी है, फिर मुझे क्यों साड़ी पहननी चाहिए? वैसे भी सगाई के बाद मुझे सीधे कॉलेज जाना है। इतनी भारी साड़ी पहनकर कॉलेज जाना कितना अजीब लगेगा, इसलिए मैंने यह सिंपल सलवार सूट पहना है, इतना ही काफ़ी है। दादी ने भी उसे समझ लिया और बात वहीं ख़त्म हो गई। सब लोग कौशल के घर की ओर निकल पड़े। अक्षय के बुलाने पर अनु भी वहाँ पहुँच चुकी थी। कौशल बाहर खड़ा होकर फ़ोन पर बातें कर रहा था। तभी उसने देखा कि आदि की गाड़ी आकर रुकी। जैसे ही अदिति गाड़ी से उतरी, कौशल वहीं ठहर गया। उसकी नज़रें अदिति के चेहरे पर ही टिकी रही, लेकिन अदिति ने उसकी ओर देखा तक नहीं। कौशल को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। उसने सोचा था कि शायद अदिति नहीं आएंगी या फिर आएगी भी तो उदास होंगी, मन ही मन रो रही होंगी, लेकिन उसे अदिति के चेहरे पर कोई दुख या पछतावा नजर नहीं आया। पहले जब भी कौशल ने अदिति को डांटा था, वह रात भर रोती रहती और सुबह सूजी आंखों के साथ मिलती। उसने कई बार अदिति की इस हालत को देखा था, लेकिन आज कौशल के मन में यह सब चलता ही रहा कि आदि ने उसे आकर थपथपा दिया और उसका ध्यान टूट गया। सगाई की तैयारी शुरू हो गई। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। अदिति, जिसे इस सगाई से कोई मतलब नहीं था, अपने भाभीियों के साथ देते हुए प्लेटों को सजाने में मदद कर रही थी। कौशल का ध्यान बार बार अदिति की ओर जा रहा था। अदिति को यह अनदेखा करना और उसकी चुप्पी कौशल के मन में एक भारीपन ला रहे थे। वह इस एहसास से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अक्षय ने अनु, परमेश्वरी और राजा को भी बुला लिया था। राजा भी कोई रास्ता ना पाकर वहां आ गया। वह पूरी तरह से अदिति के साथ ही था। पहले जिन दो लोगों को कौशल ने गलत समझा था, आज वही लोग उनके सामने खड़े थे। अब उसे उन्हें गलत समझने का अफसोस हो रहा था। उसका मन खुद को ही कोसने में लगा था। कौशल ने सोचा, अगर अदिति उससे कहती, देखा अगर दो लोग बात करते हैं तो क्या वो प्यार ही होता है। अब समझ में आया हमारे रिश्ते की सच्चाई। अगर अदिति उससे झगड़ती या फिर थप्पड़ मारती तो शायद कौशल का मन शांत हो जाता, लेकिन अदिति की यह चुप्पी उसे अंदर से तोड़ रही थी। कुछ ही समय में वह किसी और लड़की से सगाई करने जा रहा था, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अब भी अदिति ही थी। उसे यह गलत तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। क्यों? अगर उसने खुद से यह सवाल किया होता तो शायद आने वाली समस्याओं से बच सकता था। सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन अब तक लड़की के घर से कोई भी नहीं आया था। समय बीतता गया तो कौशल की माँ वल्ली को चिंता होने लगी। कौशल ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, आ जाएंगे माँ, हो सकता है रास्ते में कोई दिक्कत हो गई हो, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। लेकिन वहाँ मौजूद रिश्तेदार चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने बातें बनानी शुरू कर दी। क्या बात है, हम सब यहाँ इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लड़की वालों का अब तक कोई पता नहीं। शुभ समय भी शुरू हो गया है, अब आएंगे तो कब तैयारी करेंगे? क्या लड़की वाले को दूल्हे के घर वालों का कोई लिहाज नहीं? ऐसा लगता है जैसे सगाई का दिन ही भूल गए। अगर हमें बताया होता तो हम अच्छे से सब पता करवा लेते। बिना किसी से पूछे अपने मन से फैसला ले लिया। देखो अब ये क्या हाल हो रहा है। कौशल इन सब बातों से गुस्से में आ रहा था, लेकिन शादी ने उसे शांत कर लिया। तभी बाहर दो गाड़ियों की आवाज़ आई और सबका ध्यान दरवाजे की ओर गया। पहली गाड़ी से लड़की के माँ बाप उतरे। उनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि चिंता और थकावट नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हो। वल्ली, जो बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी, आगे बढ़कर बोली, आइए आइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे, सब तैयारी हो गई है, कहाँ है हमारी होने वाली बहू? लेकिन लड़की के माँ बाप के चेहरे का हाल देखकर सब चौंक गए। उनके चेहरे पर किसी परेशानी की छाया साफ झलक रही थी। अब आगे क्या होगा, यही सवाल सबके मन में घूम रहा था। जैसे ही गाड़ी से रेशमी साड़ी में लिपटी एक लड़की उतरी, कौशल ने सोचा कि यही तो दुल्हन होगी। सभी लोग उनकी सुंदरता को देख रहे थे।
तभी उसी गाड़ी से एक नौजवान उतरा और लड़की के पास आकर खड़ा हो गया। वह युवक झुका हुआ था, जैसे किसी ने भारी बोझ से दबा दिया हो, लेकिन दुल्हन ने सभी को सीधा देखा। बिना किसी झिझक के दोनों को एक साथ देखकर सभी चौंक गए। तभी सबकी नज़र उस लड़की की गर्दन में पड़े मंगलसूत्र पर पड़ी। वल्ली को तो ऐसा लगा जैसे उसके सर पर कोई भारी बोझ आ गिरा हो। वह लड़खड़ा गई, लेकिन कौशल ने तुरंत अपनी माँ को संभाल लिया। लोग वहाँ आए थे, वो भी चुप हो गए। लड़की के माता पिता ने अपने हाथ मसलते हुए सर झुका लिया। इस चुप्पी को तोड़ने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, लेकिन उनके रिश्तेदारों में से एक ने गुस्से से पूछा, हम यहाँ सगाई के लिए इंतजार कर रहे थे और तुम अपनी बेटी की शादी करवा कर आ गए। तुम्हें हम सब का जरा भी ख्याल नहीं है। इससे पहले कि लड़की का पिता कुछ कहता, खुद लड़की ने सबको रोकते हुए कहा, रुकिए, मैं जवाब देती हूँ। आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ जो भी हुआ इसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। मेरे साथ खड़े इस लड़की का नाम राम है। मैंने आज इससे शादी कर ली है। ये बात मेरे घर में किसी को भी नहीं पता थी और कल तक मुझे भी नहीं पता था कि मेरा ऐसा कदम उठाने वाली हूँ। वहाँ खड़े सभी लोग अस्तव्यस्त रह गए। सबके मन में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। लड़की ने सबको शांत करते हुए कहा, आप सबके मन में जो भी सवाल है सबका जवाब मैं दूंगी। ये मेरे साथ काम करने वाले हैं। बिना मुझे बताए ये मुझसे कई सालों से प्यार करते आ रहे हैं, लेकिन मेरे घर परिवार की स्थिति और अपने परिवार की हालत को देखते हुए उन्होंने कभी मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे भी इनके प्यार का एहसास नहीं हुआ। शायद ये मेरी किस्मत थी या कुछ और, मुझे समझ नहीं आया। इसी बीच मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा, कौशल का। मुझे कौशल को मना करने का कोई कारण नहीं दिखा और मेरे माता पिता भी खुश थे, इसलिए मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। मैं इस सगाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी। 2 दिन पहले जब मैं ऑफिस से लौट रही थी तब मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिससे मैं बेहोश हो गई। यही मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। उस समय भी मैं आधी बेहोशी में थी। इनके दिल में इतने सालों से जो प्यार छुपा हुआ था, जो दर्द था, वो सब मुझे उस हालत में देखकर निकल पड़ा। उन्होंने मुझे कितना प्यार किया, मुझसे कितना लगाव है, सब कुछ मुझे उस बेहोशी की हालत में सुनाई दे रहा था। मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे आधा बेहोश समझकर ये सब कहा, लेकिन उनकी हर बात मेरे कानों में पड़ती रही। उनकी बातों से मुझे एहसास हुआ कि ये मुझे कितना प्यार करते हैं। कितनी लड़कियों को ऐसी किस्मत मिलती है कि कोई उन्हें इस तरह बिना किसी उम्मीद के सच्चे दिल से चाहे। मुझे ऐसा सच्चा प्यार मिला तो मैं इसे खोने का साहस नहीं कर पाई, इसलिए बिना किसी को बताए मैंने इनसे शादी कर ली। आंटी, मुझे पता है कि इससे आप सभी को बहुत दुख हुआ होगा और मुझे इसका अफसोस भी है, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। शायद अगर मेरी और कौशल की शादी होती तो भी मुझे इतनी तसल्ली और खुशी नहीं मिलती जितनी आज है। मेरे दिल को एक सुकून मिल चुका है जो शायद किसी तरह से नहीं मिलता। उस दिन आप सबने हमें एक दिन के लिए बाहर घूमने भेजा था, याद है ना? उस एक दिन में मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आई। जैसे मुझे इस शादी का ज़्यादा मन नहीं था, वैसे ही इन्हें भी नहीं था। मेरी तरह ही इन्होंने भी सिर्फ अपने प्यार के लिए हाँ कहा था। ये सच है या नहीं, ये आप कौशल से खुद पूछ सकते हैं। अगर हमने आपकी खुशी के लिए ये शादी कर भी ली होती तो क्या हम दोनों के बीच प्यार पनपता? क्या हम एक प्यार भरी ज़िंदगी जी पाते? मुझे नहीं लगता। अब आप सोच सकते हैं कि हम दोनों बिना किसी समस्या के खुशहाल ज़िंदगी क्यों नहीं जी सकते थे, लेकिन सच तो यह है कि हमारे दिल में किसी और के लिए प्यार बसा हुआ था। अगर हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर भी ली होती तो भी हमारे अलग होने की संभावना हमेशा बनी रहती। इसलिए मैंने ऐसा फैसला लिया। मुझे यकीन है कि कौशल को एक अच्छा ज़िंदगी और एक अच्छा जीवन साथी ज़रूर मिलेगा। मुझे माफ़ कर दीजिए कौशल, आपको भी कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपको दिल से प्यार करेगा। अगर ऐसा कोई मिले तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि मैंने यह समझ लिया है जो हमें सच्चे दिल से चाहे वो मिलना किस्मत की बात होती है, उसे खोना नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने सबकी ओर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसके बाद उनके पति
और ससुराल वाले भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर वो सब वहाँ से चले गए। सबके जाने के बाद वल्ली ने भारी मन से कहा, देखा ना, मैंने पहले ही कहा था कि किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह ले लेनी चाहिए थी। तूने अपनी मर्जी से सब कर लिया, अब देख क्या हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम कौशल के लिए अच्छी लड़की ढूंढेंगे। अपने परिवार में भी बहुत लड़कियां हैं, उन्हें भी देखेंगे। इसके बाद परिवार ने कौशल के लिए उसी लड़की से बात की जो इस रिश्ते के लिए आई थी। सगाई की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। सारे रिश्तेदार कुर्सियों पर बैठकर सामने देख रहे थे। मंडप के बीच में कौशल कुर्सी पर बैठा था और उनके पास वाली कुर्सी खाली थी। उसी समय दुल्हन के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई, जिससे कौशल ने पलटकर देखा। लाल रंग की चमचमाती सिल्क की साड़ी, गले में भारी गहने, सिर पर फूलों का गजरा, वही सर झुकाए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कौशल की ओर आ रही थी। कौशल उनकी ओर बिना पलके झपकाए देख रहा था। उसके दिल में क्या चल रहा था, क्या शायद उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे चलती वह मंडप में पहुंचकर सबको नमस्ते करती है और कौशल के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। कौशल की माँ और अदिति के माता पिता सबकी सहमति से रस्में पूरी होती है। वहाँ मौजूद हर किसी के चेहरे पर खुशी छाई हुई थी। अदिति को देखकर कौशल खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसकी आंखें बस अदिति पर टिकी हुई थी। लेकिन अभी अनुराजा और गयाल के लिए यह स्थिति समझना मुश्किल था। उन्होंने ही कल अदिति को कहते सुना था कि कौशल से शादी करना उनके लिए नर्क के समान होगा। आज उसी के साथ उनकी सगाई होना उसकी मना स्थिति को कितनी चोट पहुंच रहा होगा, यह सोचकर वो हैरान थे। सभी लोग उस लड़की की चिंता में डूबे थे। जब लड़की को कौशल को अंगूठी पहनाने के लिए कहा गया तो अक्षय ने अंगूठी लाकर दी। लड़की ने बिना कौशल की उंगली को सीधे छुए उसे अंगूठी पहना दी। फिर कौशल ने भी लड़की की उंगली में अंगूठी पहनाई। उसे ऐसा लगा जैसे लड़की के हाथ की नरमी अब भी उसकी उंगलियों पर महसूस हो रही हो। उसके बाद रिश्तेदारों ने आकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। इस दौरान कौशल की यादें पीछे चली गई। थोड़ी देर पहले कौशल की माँ रो रही थी और कौशल उनके पास जाकर खड़ा हो गया। माँ ने कहा, बेटा, उस लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, हम उसे ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते। शायद यही होना लिखा था। छोड़ दो, देखते हैं आगे क्या होता है। तभी आदि बोला, कौशल के लिए और भी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। हमारे बिजनेस पार्टनर की बहनें भी हैं, हम वहाँ बात कर सकते हैं, आप चिंता मत करें। तभी एक और रिश्तेदार ने कहा, अनजान जगह से लड़की देखकर फिर से बेइज्जती क्यों झेले, ये हमारे परिवार का मामला है, हम खुद देख लेंगे। मेरी बहन की बेटी है, उसी की कौशल से सगाई करा देते हैं। आप लोग बीच में मत बोलें, सुधा जाकर लड़की को तैयार कराओ, समय हो रहा है। यह सब सुनकर कौशल को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में बोला, मेरे मामले में कौन दखल दे रहा है, यह मेरा दोस्त है, इसे दूर रहने को कहने वाले आप कौन होते हैं। कौशल की माँ ने कहा, कैसी बातें कर रहा है, तेरे बड़े पापा है, तमीज़ से बात कर। कौशल ने गुस्से में कहा, किसे इज्जत देनी है यह मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैंने कहा था कि इन्हें मत बुलाना, मुझसे पूछा भी नहीं। कौशल का गुस्सा देखकर वहाँ सब चौंक गए। किसने बुलाया इन्हें, देखो इनका प्यार, हमारे प्यार में क्या कमी है। अगर तुम्हारे लिए प्यार नहीं होता तो तुम्हें बेइज्जत होने से बचाने के लिए अपनी बेटी का रिश्ता क्यों देते, इसमें हमारा प्यार दिखाई नहीं देता। कौशल गुस्से में बोला, ये प्यार है। जब मेरे पास पापा नहीं थे और मैं और मेरी माँ मुश्किलों से गुजर रहे थे, तब कहाँ था आपका प्यार। मेरी माँ ने घर घर काम करके मुझे पढ़ाया, तब आपका प्यार कहाँ था। उन दिनों में मेरे साथ सिर्फ मेरा दोस्त आदि था, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया। उसके बारे में बात करने का आपको हक नहीं है। आप इतना बोल रहे हैं। 1 साल पहले जब मेरी माँ ने आपसे इस लड़की का रिश्ता मांगा था, तब क्यों मना कर दिया, क्यों नहीं दिया तब? क्योंकि उस वक्त आपको पता नहीं था कि हमारे पास इतना पैसा है। अब जब सब देख लिया तो रिश्ता देने को तैयार हो गए। तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। कौशल ने माँ से कहा, माँ, तुम इन लोगों के सामने क्यों रो रही हो, तुम्हें ऐसे रोते देख इन्हें खुशी मिलती है, और आप सब यहाँ से क्यों नहीं जा रहे, मुझे आपकी बेटी नहीं चाहिए। तभी किसी ने गुस्से में कहा, देखा
एक लड़की ने इसे ठुकरा दिया, फिर भी इनका घमंड नहीं गया। हमें यहाँ से जाने को कह रहा है, हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने बेटी को भी ले जाएंगे, हमेशा के लिए अकेली ही रहोगे तुम दोनों माँ बेटे। हमारे खिलाफ बोल रहे हो? तुम्हारे खिलाफ तो समय भी जाएगा, अकेले पड़े पड़े यूं ही अनाथ बनकर मरोगे। कौशल की माँ ये सब सुनकर जोर जोर से रोने लगी। कौशल गुस्से में चिल्लाया, बस अब बहुत हो गया। मैं भी अब तक चुप था क्योंकि आप लोग अपने थे, लेकिन आप लोग अब हद पार कर रहे हैं। जब परिवार में कोई समस्या होती है तो उसे समझाकर सुलझाया जाता है, ना कि ऐसे ताने मारकर किसी को तकलीफ दी जाती है। कौशल जो कह रहा था शायद वही सही है, कोई नहीं जाएगा, थोड़ी देर में कौशल की सगाई यही होगी। कहते हुए दादी ने अपने परिवार की ओर एक नज़र डाली। फिर उन्होंने वल्ली के पास जाकर उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उनकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तू क्यों रो रही है? तू कितनी बहादुर लड़की है। पति के जाने के बाद अकेले बच्चे को पालने के लिए तूने कितना संघर्ष किया। ऐसी तू आंसू बहा रही है, तेरा दिल साफ है, तेरे साथ सब अच्छा ही होगा। वल्ली ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, नहीं माँ, कौशल का इस शादी के लिए तैयार होना ही बहुत बड़ी बात थी। अब जब यह सगाई तक आकर रुक गई है तो मुझे डर लग रहा है। अगर मैं फिर से किसी लड़की को देखने की बात कहूँ तो वह कभी नहीं मानेगा। मुझे बस यह डर है कि कल को मेरे बाद उनके पास कोई सहारा भी नहीं होगा। बस यही सोचकर रो रही हूँ। यह सुनकर कौशल भी अपनी माँ के पास बैठ गया। दादी ने कहा, तू ऐसे क्यों सोच रही है? हम सब हैं ना। इस समय में जो बोलने वाली हूँ उसे गलत मत समझना। मुझे जो ठीक लगा वही कह रही हूँ। तुझे अगर मंजूर हो तो बोल, वरना रहने दे। दादी ने वल्ली की ओर देखा और कहा, क्या तुझे मंजूर है कि तेरे बेटे कौशल के साथ मेरी पोती अदिति का रिश्ता हो? यह सुनते ही सब चौंक गए। दादी ने आगे कहा, यह कोई अचानक लिया हुआ फैसला नहीं है। पहले भी हम अदिति की पढ़ाई खत्म होते ही इस बारे में बात करने वाले थे, लेकिन तब तक तुमने किसी और जगह बात पक्की कर दी, इसलिए हमने भी छोड़ दिया। पर अब जो हो रहा है उसे देखकर लगता है ऊपर वाले की यही मर्जी है कि ये दोनों एक हो। हम तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कह रहे हैं, बस सोच समझकर जवाब देना। वली ने कहा, मुझे इसमें क्या ऐतराज़ हो सकता है? आप लोग इतने बड़े हैं, आपसे रिश्ता ठुकराऊंगी क्या? और अदिति जैसी लड़की को कौन मना कर सकता है? लेकिन फिर भी एक बार अदिति की राय जान लीजिए। अब सबकी नज़रें अदिति की तरफ थी। वह मानो किसी गहरे सोच में डूबी हुई थी। सभी की नज़रें अदिति पर टिक गई। वह यहाँ हो रही घटनाओं से मानो जमसी गई थी। उसके पास खड़ी अभी ने उसे हल्के से हिलाया। उससे अदिति होश में आई। उसने एक गहरी सांस ली, कौशल की ओर एक नज़र डाली और फिर अदिति की ओर मुड़कर कहा, दादी, मैंने पहले ही कहा था, आप सबका फैसला ही मेरा फैसला है। आप जिनसे कहेंगे उसी से मैं शादी करूँगी। अब इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछिए। आप जो भी निर्णय लेंगे मुझे मंजूर होगा। यह सुनते ही भीड़ में से किसी ने कहा, अब तो लड़की की सहमति दे दी, अब दूल्हे की भी राय ले लीजिए। अब सभी की नज़रें कौशल की ओर घूम गई। कौशल की नज़रें अदिति पर थी, जो झिझकते हुए भी उनकी ओर देख रही थी। अब कुछ पल सोचने के बाद उसने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, मेरे लिए मेरी माँ की खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। उनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप सबकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। इस पर किसी ने कहा, तो फिर क्या बात है, लड़का लड़की दोनों ने अपनी रजामंदी दे दी है। अब सगाई की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कौशल के रिश्तेदारों के लिए यह किसी हार जैसी स्थिति हो गई थी। उन्हें पता था कि आदि का रुतबा बहुत ऊंचा है और उन्होंने जिस तरह आदि का अपमान किया था, उस इंसान को अब 1 करोड़पति की बेटी मिलने वाली है, वह भी इतनी खूबसूरत अदिति। यह सच मानना उनके लिए मुश्किल था। जो लोग वहाँ से जाने की सोच रहे थे, उन्हें आदि ने मजबूती से पकड़कर फिर से आगे की पंक्ति में बिठा दिया। ठीक है, लड़की को साड़ी दे दो, पहनकर आ जाए। यह सुनते ही वहाँ खड़ी एक महिला नीचे पड़ी साड़ी लेकर देने आई। तभी वल्ली ने जल्दी से आकर कहा, नहीं नहीं, यह नहीं चाहिए, इसे रहने दो। वह अंदर गई और एक नई साड़ी लेकर आई। यह साड़ी उस लड़की के लिए ली गई थी, उसे अदिति को देने का मन नहीं है। यह साड़ी मैंने बड़ी चाहत से अपने कौशल के होने वाली पत्नी के लिए ली थी, इसलिए इसे ही सगाई की साड़ी के रूप में रखा जाए। आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा विचार है।
ऐसा ही करते हैं। अभी तुम आदि को लेकर जाओ और इस साड़ी से मैच करता हुआ अदिति के लिए रेडीमेड ब्लाउज ले आओ। अक्षय तुम जाओ और दोनों लड़कियों के लिए सगाई की अंगूठी लेकर आओ। तुम अनु अदिति को लेकर जाओ और तैयार कर दो। यह सुनते ही सभी ने तेजी से अपने अपने काम में लग गए। अदिति को कौशल के रिश्तेदारों के बीच देख अभी और अनु उसे सहजता से बात नहीं कर पा रहे थे। समय कम होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने जल्दी से अदिति को सजाकर ले आए। सगाई खुशी खुशी पूरी हो गई, लेकिन कौशल के मन में एक उलझन अब भी थी। वह किसी तरह अदिति से अकेले में बात करना चाहता था, पर अदिति ने उसे ऐसा कोई मौका नहीं दिया। वह उसे नजरें मिलाए बिना सिर्फ दूसरों के साथ मुस्कुराती रही। उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी और यह देखकर कौशल के दिल में एक अजीब सी तकलीफ उठने लगी। फोटोग्राफर नए जोड़ों को साथ खड़ा करके अलग अलग पोज में तस्वीरें खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों बस पास पास खड़े रहे जैसे कोई मजबूरी हो। फोटोग्राफर ने कितनी भी कोशिश की, दोनों ने कोई खास पोज नहीं दिया। अभी ने यह सब करीब से देखा और जल्दी से वहां से दौड़ते हुए आदि के पास पहुंची। अरे इतनी तेजी से क्यों दौड़ कर आ रही हो, कोई समस्या है क्या? आदि ने पूछा। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, देखो ना वहाँ। उसने फोटो खींचने की जगह और इशारा किया। दोनों अलग अलग खड़ा होकर आदि ने कहा, इन दोनों को क्या हो गया है? इन्हें ठीक से फोटो के लिए पोज नहीं देने आता क्या? ठीक से पोज देंगे तभी तो कल देखने पर अच्छा लगेगा, इस तरह कैसे चलेगा? रुको मैं जाकर समझाता हूँ। जैसे ही वह जाने लगा, अभी ने उसकी शर्ट पकड़कर खींच लिया। तुम्हें जरा भी समझ नहीं है, वो झल्लाते हुए बोली। उन्हें ऐसे ही जाते देख कुछ लोग पलटकर उन्हें देखने लगे। अरे मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, ऐसे सबके सामने अकल है या नहीं पूछ रही हो? आदि ने मासूमियत से कहा। इस तरह से मासूम चेहरा बनाने में तुम्हें कोई कमी नहीं है। क्यों, तुम्हें याद नहीं हमारा भी तो शादी हो चुका है? अरे भूल गई क्या? चलो फिर से याद शादी कर लेते हैं, उसने आंखें मारते हुए कहा। आदि मजाक मत करो, मैं सीरियस होकर बात कर रही हूँ। हमारी शादी कैसे हुई? हम सब कब मिले थे, तुम्हें याद नहीं है? तुमसे मिले बिना ही तुम्हारे पीछे आकर तुम्हें देख लिया और मान लिया, उसके बाद ही तो तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया। मैं भी शादी के वक्त तुम्हें सिर्फ 10 मिनट पहले ही देखा था, लेकिन हमारी शादी में जब फ़ोटो खींची जा रही थी तभी हमने ज़्यादा करीब आकर या छूकर पोज नहीं दिए थे। क्यों, सच में? मैंने भी पहली बार शादी के वक्त ही तुम्हें देखा था, सिर्फ 1 घंटे का ही तो मामला था। हम दोनों के बीच कुछ तो था, इसलिए मैं थोड़ा संकोच में और डरी हुई खड़ी थी। लेकिन आपने तो मुझे पहले भी देख लिया था, फिर भी आप मुझसे अधिकार के साथ क्यों नहीं खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे? उसकी यह बात सुनकर वह थोड़ा सोच में पड़ गया। अरे सबके सामने ऐसे कैसे कर सकते हैं, थोड़ा अजीब लगता है ना, इसलिए। ठीक वैसे ही उन दोनों को भी लग रहा होगा। पहले से अगर सब कुछ तय होता तो इतनी परेशानी नहीं होती, चाहे पहले से एक दूसरे को जानते भी हो, लेकिन अचानक से सिर्फ आधे घंटे पहले सगाई की घोषणा हो और फिर साथ में खड़े होकर तरह तरह के पोज देने को कहे तो उन्हें संकोच नहीं होगा क्या? इन्हें इसे समझने में और स्वीकारने के लिए थोड़ा समय तो देना चाहिए ना। तुम्हारी बात समझ में आ रही है, पर इनका मतलब ये नहीं कि ऐसे खास मौके पर फ़ोटो ही ना खींचे। अभी के लिए ही कह रही हूँ, शादी में अभी समय है, तब तक ये एक दूसरे को समझ लेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। फिर देखना ये खुद से ही हर तरह के पोज देंगे। इसलिए जाओ और फोटोग्राफर से कह दो कि जितनी फ़ोटो हो चुकी है उतनी ही काफ़ी है। जैसा आदेश महारानी जी, आदि ने झुकते हुए कहा और फिर उसकी हंसी देख वह आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी आदि ने उसका हाथ पकड़कर दीवार के पीछे खींच लिया और उनकी तरफ आंखें झपकाई। आदि उसकी तरफ खींचने लगा। आदि आप क्या कर रहे हैं? ये सगाई का फंक्शन है, वो भी आपकी बहन का। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? उसने धीरे से कहा। जब उसने आदि को हल्के से धक्का देने की कोशिश की तो आदि 1 इंच भी नहीं हिला। इतने दिन से साथ रह रहे हो, फिर भी तुम्हें नहीं पता कि तुम मुझसे हल्का सा भी नहीं धक्का दे सकती? आदि की बात पर उसका चेहरा लाल हो गया। जैसे ही उसने उनके पेट में गुदगुदी की, वो थोड़ा उछलकर पीछे हटा।
अरे क्या आपको धक्का दे दिया मैंने, जाइए अब अपना काम कीजिए। कहते हुए जब वह जाने लगी तो उसने उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और दूसरे हाथ से फ़ोन निकालकर दोनों का एक सेल्फी ले लिया। उसे देख वह नाराज़गी से बोली, तुम दोनों के लिए इस तरह की फुटेज मुझे ही नहीं, हम दोनों को भी वक्त नहीं मिला। आज सुबह से तुम्हें इस साड़ी में देख रहा हूँ, मन तो कर रहा था कि बस वैसे ही खो जाऊँ, लेकिन जाने दिया। अब रात को आओ, तुम्हें देखता हूँ। कहते हुए वह उसके गाल पर एक नटखट किस करते हुए एक और फ़ोटो खींच ली। अपने आसपास देखा तब उसे एहसास हुआ कि वो एक स्टोर रूम में थे। किसी के आने की संभावना नहीं थी। अपने पति की इतनी शरारत देख वो मुस्कुराई। उसने झुककर उसके गाल पर किस करने का नाटक किया, लेकिन उसके दाढ़ी को हल्के से काट लिया। उसकी दर्द भरी आवाज़ के साथ ही एक और प्यारी सी फ़ोटो कैद हो गई। अरे काट क्यों लिया, भूख लगी थी क्या और मुझे ही काटना था? उसने मासूमियत से पूछा। हाँ भूख तो लगी है, अब देखना। घर आओ फिर तरह तरह की फुटेज लेंगे। उसने गुस्से में पर आंखों में कुछ और ही बात लिए कहा। उसकी यह बात सुनकर उसने एक पल सोचा और मुस्कान के साथ मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं तो तैयार हूँ। उसकी यह अदा देखकर वह पल भर के लिए उसकी तरफ खिंच गई। पजामा कुर्ता पहने मूंछों पर हाथ फेरते हुए उसके इस रूप में कुछ तो था बिजली की तरह तेज से। उसने उसके होठों पर एक हल्का सा किस किया और वहाँ से तेजी से चली गई और वहीं उसी जगह पर ठिठक कर रह गया आदि मुस्कुराते हुए। उसने कमरे से बाहर निकलते ही उसके मन में फिर से बोझ बढ़ गया। अपनी ननद की स्थिति को याद करके उसका दिल भारी हो गया। अगर वह उदास चेहरा लेकर घूमती तो उसका पति जरूर पूछता कि क्या हुआ है। सच जानने के बाद वह कुछ न कुछ करने की कोशिश करता और फिर कोई और परेशानी खड़ी हो जाती। इस डर से उसने हमेशा की तरह अपने पति के सामने हल्के फुल्के मजाक और शरारतों से सामान्य रहने का नाटक किया। अक्सर घर की महिलाओं की स्थिति ऐसी ही होती है। मन में कितनी भी तकलीफ़ें हो वे उन्हें अपने अंदर ही छुपा लेती हैं और अपने पति व परिवार के लिए मुस्कुराती रहती हैं। इस मामले में अभी भी कोई अपवाद नहीं था। अब बताइए, आप लोगों के घर में कोई ऐसी महिला है या फिर आप लोगों में से भी कोई ज़रूर ऐसी होंगी जो तकलीफ़ दर्द अपने अंदर ही छुपा कर रखती होंगी। ज़्यादातर कमरे में बैठा कौशल कहीं खोया हुआ था। उसका मन बेचैन था और अलग अलग विचारों में भटक रहा था। तभी उसकी माँ की खुशी भरी आवाज़ ने उसकी तंद्रा तोड़ी। कौशल की माँ उस समय अत्यधिक प्रसन्न थी क्योंकि कौशल और अदिति की सगाई हो चुकी थी। वह हर उस रिश्तेदार को फ़ोन कर रही थी जो सगाई में नहीं आ पाए थे और गर्व से सगाई में हुई हर बात बता रही थी। यह सब सुनकर कौशल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही अदिति का ख्याल आया वह मुस्कान गायब हो गई। सगाई में अदिति ने सभी रस्में निभाई पर उसने एक बार भी सर उठाकर कौशल की ओर नहीं देखा। बाहर से देखने वाले को यह अदिति की शर्मीली स्वभाव का हिस्सा लग रहा था, लेकिन जो पास थे वो समझ सकते थे कि यह शर्म नहीं बल्कि नाराज़गी थी। अदिति की नाराज़गी ने कौशल के दिल को गहराई तक चोट पहुंचाई। वह किसी भी तरह उससे माफ़ी मांगना चाहता था पर बात करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अदिति ने यह बात समझ ली थी, इसलिए वह जानबूझकर किसी न किसी को अपने पास रखी रहती ताकि कौशल से अकेले में बात ना हो सके। ऐसे ही समय बीतता रहा। दोनों को भोज के लिए पास पास बैठा दिया गया। जैसा कि रस्म के अनुसार होता है, वहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि दोनों को एक दूसरे को खाना खिलाएं। पहले अदिति ने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने सर उठाया देखा कि उसके दोनों भाई सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए उसे कौशल को खिलाने के लिए कह रहे थे। उनकी बात मानकर अदिति ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर झुकाया और कौशल को खाना खिलाने लगी। आसपास के लोगों को यह समझकर देखकर लगा कि अदिति शर्मा रही है। खाना खिलाने का समय उसने सावधानी बरती कि उसकी उंगलियां कौशल को न छू जाएं। अदिति की इस दूरी को देखकर कौशल असमंजस में पड़ गया कि वह इस उपेक्षा को कैसे संभाले। फिर कौशल ने भी अदिति को खाना खिलाया। यह सब देखकर कौशल को पुराने दिनों की याद आ गई, जब वह बचपन में अदिति को
इसी तरह खाना खिलाता था। लेकिन जब से अदिति ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था, उसने अदिति से दूरी बना ली थी। कई सालों बाद अदिति को भी फिर से इस तरह खिलाने से उसके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। अदिति को भी पुरानी बातें याद आ गई। उसकी आंखें नम हो गई। यह देख कौशल का दिल पसीज गया। वह धीरे से अदिति के करीब जाकर बोला, सॉरी अदिति, मैं। लेकिन अदिति ने अचानक पत्तल को समेटकर उठ खड़ी हुई। उसके साथ साथ अभी भी उठ गई। क्या हुआ अदिति, अचानक उठ क्यों गई? मुझे बस हो गया, इसलिए हाथ धोने जा रही हूँ। अरे खाना पूरा किए बिना ऐसे उठते हैं क्या? लोग क्या सोचेंगे? कोई बात नहीं गंगा दीदी, अदिति अभी छोटी है ना। तू जा अदिति, हाथ धोकर कमरे में जा। अभी तू भी साथ चल, वल्ली ने समझाते हुए कहा। अभी और अनु अदिति को लेकर उसके कमरे में गई। जैसे ही अंदर पहुंची, अदिति ने अपने दोनों भाभी को गले से लगा लिया और अपनी अब तक रोके हुए सारी भावनाओं को आंसू में बहा दिया। अदिति को यूँ फूट फूट कर रोते देख उनकी आंखें भी भर आईं। बिना कुछ बोले तीनों एक दूसरे को थामे हुए चुपचाप रोती रही। मैंने क्या गलती की भाभी? मैंने अपनी ज़िंदगी में इस दिन के लिए कितने सपने देखे थे पता है, लेकिन अब मैं दिल से खुश नहीं हो पा रही हूँ। जब मैंने चाहा तो कुछ नहीं हुआ। अब जब मैं सब भूल कर अलग होना चाहती हूँ तो सब हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी, मैं क्या करूँ? मुझसे उनका सामना भी नहीं हो रहा भाभी। मुझे अपना सपना जैसा देखा था वैसा यह शादी कभी नहीं लगता। उनका चेहरा देखकर मुझे अपना प्यार नहीं, बस उनकी बातें याद आती हैं। कैसे रह पाऊंगी मैं उनके साथ भाभी? अदिति ने फूट फूट कर रोते हुए कहा। उसे सांत्वना देने के लिए अनु और अभि ने उसे कसकर गले लगा लिया। अनु ने उसकी आंखें पोंछते हुए कहा, मत रो अदिति, शायद यही तुम्हारी तकदीर में लिखा था। तकदीर को कोई बदल नहीं सकता। हमें तुम्हारी हालत समझ में आती है अदिति। हम जानते हैं कि तुमने यह शादी परिवार के लिए स्वीकार की है। हर बार जब तुम उनका सामना करने से कतराती हो, हम सब देख रहे हैं, लेकिन इस समय हम तुम्हें सांत्वना देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने यह बात तुम्हारे भाइयों से कही तो वो इसे कैसे समझेंगे, वो क्या करेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। यकीन मानो एक दिन सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक हो जाएगा। तब तक हमें सब्र करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो बताओ, हम तुम्हारे दर्द को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अदिति ने आंसुओं में डूबते हुए कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा भाभी, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। दुखी मत हो अदिति, भगवान जरूर इसका कोई न कोई हल निकाल लेंगे। अनु ने अदिति को सांत्वना दी। शादीशुदा जिंदगी से तुम्हें अलग कर देंगे या इसे तुम्हारे मन मुताबिक बदल देंगे। ऐसा मत सोचो कि मैं क्या कह रही हूँ। इस दुनिया में परिवर्तन ही एकमात्र चीज़ है जो कभी नहीं बदलती। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इसे अनुभव किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे प्रेम विवाह मिलेगा, लेकिन अचानक से सब बदल गया। तुम्हारे भाई से मेरी शादी हुई और अब इसमें प्यार भी है। हम दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हैं। जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो यकीन मानो भगवान तुम्हारे साथ भी अच्छा ही करेंगे। हिम्मत रखो अदिति, अगर तुम दुखी रहोगी तो इस घर में सब दुखी रहेंगे। बाहर जाओ, देखो पूरा परिवार तुम्हारी शादी के बारे में बातें करके खुश हो रहा है। तुम्हें हंसते रहना है, तभी सबकी मुस्कान कायम रहेगी। तुम्हारे प्यार के बाद जो भी कड़वे पल आए हैं उन्हें भूल जाओ अदिति। अभी के लिए अपने मन में यह सोच कर रखो कि यह एक अचानक से तय हुई शादी है। शायद इससे तुम्हारा मन थोड़ा सुकून पा सके। अनु और अभी अदिति से बात कर रहे थे। मुझे समझ में आ गया भाभी, मैं कभी भी अपने परिवार के सामने अपनी परेशानी जाहिर नहीं करूँगी। उनके लिए मेरी खुशी से ज़्यादा उनकी खुशी महत्वपूर्ण है। तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे बहुत गर्व होता है अदिति। इतने बड़े और समृद्ध परिवार में सबसे छोटी बेटी होकर भी तुम्हारे पास इतनी समझदारी है। यह सब देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं होता। पता नहीं तुम्हारे दोनों भाइयों में भी इतनी समझदारी है या नहीं। तुम बहुत मैच्योर हो गई हो। तुम्हें देखकर हमें बहुत गर्व महसूस होता है। अनु ने उसे गले लगाते हुए सांत्वना दी। अक्षय के बच्चे के जन्म के बाद शादी को आयोजित करने का निर्णय बड़ों द्वारा लिया गया। यह सब देखकर प्रमु असहाय स्थिति में खड़ी थी।
पहले ही जब कौशल की सगाई रुकने वाली थी तब परमेश्वरी ने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अनु ने उसे रोक दिया था। इस मामले में बेवजह बोलकर मुझे और मेरे बच्चे को हमेशा के लिए संकट में मत डालो। जो भी हो, कृपया अपनी जुबान बंद ही रखना, उसने सख्त लहजे में कहा। इसलिए परमेश्वरी भी चुपचाप सब देखती रही। उसके बाद दूल्हे के परिवार को सब कुछ बता देने के बाद अदिति का परिवार अपने घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचते ही अदिति का आरती उतार कर स्वागत किया गया। सभी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। हॉल में बैठकर उनके दोनों भाई अदिति की शादी के लिए क्या क्या करना है उनकी सूची बना रहे थे और तुरंत ही काम शुरू कर दिया। बड़े बुजुर्ग भी अपनी राय दे रहे थे। यह सब देखकर अदिति को अभी की बातें याद आ गई। इस परिवार की खुशी के लिए मैंने तुम्हारी बात मान ली है। मैंने अपने प्यार को अपने दिल में दफना कर मेरे परिवार ने जो रिश्ता तय किया है उसे अपनी ज़िंदगी मानकर जीने का फैसला कर लिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, यही मेरी ज़िंदगी है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अदिति ने मन ही मन यह फैसला कर लिया। सबको विदा करने के बाद अभी अपने कमरे में आई। तभी आदि ने उसे कसकर गले लगा लिया। आदि के चेहरे पर बयां न करने लायक खुशी झलक रही थी। अभी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और उसके चेहरे को हल्के से सहलाया। आज तो मेरे पति का चेहरा खुशी से चमक रहा है। क्यों नहीं चमकेगा, मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है, वो भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ। मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम्हें पता है। एक तरफ तो मुझे हैरानी हो रही है कि मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी शादी हो रही है, और दूसरी तरफ यह सोचकर दुखी भी होता है कि वो मुझसे दूर जाएंगी। लेकिन एक बात क्या है, वो ज़्यादा दूर नहीं जा रही, यही पास में कौशल के घर जा रही है, और वो भी मेरे अपने कौशल के पास। कौशल को मैं बचपन से जानता हूँ, अदिति भी उसे बचपन से जानती है। उन दोनों के बीच बचपन से ही एक अच्छा बॉन्डिंग रहा है। पहले अदिति मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करती थी, बड़े होने के बावजूद ही उनकी बातें कम हो गई। लेकिन क्लोज फ्रेंड्स अगर शादी करते हैं तो उनमें एक अच्छा समझौता होता है ना। वो भी कौशल, उसे किसी से गुस्से में बात करना भी नहीं आता, इतना शांत स्वभाव का है। आज तक किसी लड़की को नज़र उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन अदिति से उसे इतनी ज़्यादा लगाव है कि बचपन में उसके लिए मुझसे भी झगड़ा करता था। वो हमेशा कहता, प्लीज़ उससे बात करो, वो बेचारी है, एक भाई के रूप में हो या दोस्त के रूप में। इन दोनों का रिश्ता मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इतनी खुशी से बात कर रहे आदि को भी ध्यान से देख रही थी। अदिति के मन में जो दर्द और उसे सिर्फ अभी ही समझ पा रही थी। उसे लगा कि अगर इस सच्चाई का पता आदि को चलता है तो उनकी सारी खुशियाँ बिखर जाती। इस ख्याल से ही अभी का दिल भारी हो गया। अभी ने अपने इस द्वंद्व को किसी से कहने में खुद को असमर्थ पाया। उसने अपना दर्द दिल में दबा लिया और बोली, आप सही कह रहे हैं, दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर उनके बीच अच्छी समझदारी हो और वे हमारी तरह खुश रहे तो और क्या चाहिए। ठीक है, आप सुबह से थके होंगे, जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं भी कपड़े बदल कर आती हूँ। यह कहकर अभी जाने लगी, तभी आदि ने उसे पकड़कर गले लगा लिया। अरे आप क्या कह रहे हैं, मैं अभी बहुत खुश हूँ, तो क्या हमें इसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। सेलिब्रेट किस चीज़ का, अभी ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। सेलिब्रेट करने के लिए मुझे तुम्हारी साड़ी उतारनी है, मुझे ये साड़ी पसंद नहीं। ऐसा है क्या, सुबह तो आपने कहा था कि मुझे साड़ी में देखना आपको अच्छा लगता है, अब क्या हुआ जो इसे उतारने की बातें कर रहे हैं। हाँ, दिन में जब तुम साड़ी पहनती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो, मैं पूरे दिन तुम्हें निहार सकता हूँ, लेकिन रात में तुम्हें बिना साड़ी के देखना मुझे और भी ज़्यादा पसंद है। मैं क्या करूँ, इसलिए दिन में इसे पहन लो, रात में इसे उतार दो। कहते हुए उसने उसके गले के पास के बाल को हटाया और धीरे से उसकी साड़ी की पिन को निकाला। अभी उसकी छुअन से आंखें मूंद कर खड़ी थी। उसे निहारते हुए उसकी साड़ी को हटाया और हमेशा की तरह उसकी स्त्रीत्व की सुंदरता से मोहित हो गया। साड़ी को नीचे गिराकर और उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। अपनी खुशी को उसके शरीर पर व्यक्त करने लगा। अपने मन के सारे दुखों को भुलाकर उसने अपने शरीर को झुका दिया और अपने पति की खुशी में खुद को भी शामिल होने लगी।
धीरे धीरे उसे अपने वश में करते हुए दोनों इस दुनिया को भुलाकर एक अलग दुनिया में लीन हो गए। कौशल, अदिति के कॉलेज से छूटने का समय हो गया है, जाओ और उसे ले आओ। क्या मैं? हाँ, मैं अभी को लाने जा रहा हूँ। अक्षय और अनु चेकअप के लिए अस्पताल गए हैं। आज ड्राइवर भी छुट्टी पर है, इसलिए तुम ही उसे ले आओ। तुम उससे शादी करने जा रहे हो, वो तुम्हारी होने वाली पत्नी है। मुझे पता है तुम कितने सभ्य लड़के हो, अचानक से शादी तय करके सगाई कर दी। तुम्हें समझने का मौका देने के लिए। वो तब तक मुझे महसूस नहीं हुआ, अभी मुझे वो फील हो रहा है, इसलिए अब जाओ और उससे बात करके समझा लो, कहकर वह चला गया। कहानी आगे सुनने के लिए कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो शेयर भी कर लीजिएगा।